एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये इंग्लिश क्लासेस हैं आप सभी के लिए, उन सभी एग्जाम्स को लेकर आप जिन भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे डिफेंस हो, बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीयूटी या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है। तो दोस्तों, हम लोग यहां पे लगाते हैं प्रीवियस ईयर्स के वो पेपर्स जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं दोस्तों, वो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम रिपीट करते हैं यहां पे, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में जो भी बनेंगे, आप उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो फिर मैं आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की एक एनरिच लिस्ट लेकर। आप मस्ती से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है आपको मुझसे, सो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन दोज ऑल थिंग्स ऑन द कमेंट बॉक्स। बिफोर स्टार्टिंग क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों को, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। राइट एवरीबॉडी, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास, और देखते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या चीज ग्रामर की इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। और क्लास के लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनको जो रूल नहीं आता था और जो आपने आज सीखा। जी हां, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप क्लास के लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा रूल ऐसा था जो आपको नहीं आता था। इट मींस आपने आज क्या नया सीखा। यू हैव टू राइट डाउन दोज ऑल थिंग्स ऑन द कमेंट बॉक्स, और नॉट दोज ऑल थिंग्स, तो कोई भी एक रूल जो आज आपने सीखा, यू हैव टू लेट मी नो। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्ती के साथ, आनंद के साथ आज का सेशन, स्पीड बूस्टर सेशन, जो कि हम लोगों ने 2-3 दिनों से स्टार्ट कर लिया है। स्पीड बूस्टर नाम इसका इसलिए दोस्तों क्योंकि एग्जाम की तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन उस एग्जाम की तैयारी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्पीड। देयर आर प्लेथोरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो एवरीथिंग हाउ टू डू, but there are very few number of students who know how rapid it should be done, कि कितना जल्दी इस क्वेश्चन को किया जाना है। तो यही हम तैयारी करते हैं यहां पे पूरी ग्रामेटिकल चीजों को लेकर साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं आप सभी के लिए। आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों सेनेस इंप्रूवमेंट का नंबर 1 क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर। पहले पढ़ेंगे सेनेस को बड़े ध्यान से मस्ती के साथ, और फिर इसको करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं so that you must know। सेंटेंस ने कहा आपसे, the registrar of cooperative societies have recently conducted an internal inquiry। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हो तो आपने देखा होगा मैंने आपको उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाया था। प्रीवियस क्लासेस मतलब हम लोगों ने जब वर्ब की क्लासेस ली थी तो उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर लिया था, कुछ रूल्स मैंने आपको समझाए थे। और पिछली क्लासेस में सेनेस इंप्रूवमेंट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि बहुत सिंपल बेस हैं, और ये नंबर आपको लपक के देते हैं। राइटर ने कहा द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहां पे सोसाइटीज प्लूरल वर्ड है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो है द रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार जो होता है आप सभी जानते हैं ये एक सिंगुलर वर्ड है। रजिस्ट्रार्स होता तो प्लूरल है, लेकिन रजिस्ट्रार है तो इट मींस ये सिंगुलर है। सो द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव रिसेंटली कंडक्टेड, हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है, जबकि रजिस्ट्रार क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। मींस हैव के प्लेस पे हमें हैज यूज करना था। सबको पता है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब ऑटोमेटिकली सिंगुलर होगी। तो भाई क्या ना था, हैव के प्लेस पे हैज, और हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म कंडक्टेड लगा हुआ है। वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो रिसेंटली एडवर्ब लगा हुआ है, इसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी। हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हैज रिसेंटली कंडक्टेड लिखा हुआ है। तो क्या कोई है? हैव है, गलत है। हैज बीन, हमें पैसिव वॉइस नहीं बनाना। हैव कंडक्टेड, गलत है। डी में लिखा है हैज रिसेंटली कंडक्टेड, तो डी इज द ओनली राइट आंसर। क्लियर? नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई यहां पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु हैज टेकन 1 मार्क्स, जिनका 1 मार्क्स आ चुका है, जो कि 1 जीत चुके हैं और उनको पता पड़ गया कि हाँ भाई ये हमारा सही था। यदि सही था तो जल्दी से कूद जाओ नंबर 2 पे। रिकॉर्ड्स हैव शोन दैट द स्कैम हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एटलीस्ट 10 years। सेंटेंस को पढ़ते समय ही उसमें आप मिस्टेक कोशिश करें फाइंड आउट करने की, नहीं होती तो दोबारा फाइंड आउट करने की कोशिश करें, दोबारा पढ़ें। लेकिन दोस्तों रीडिंग में पावर इतनी होनी चाहिए कि जब आप एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको रीडिंग समझ में आनी चाहिए, ग्रामेटिकल भी और सेंस बेस भी।
राइटर ने कहा रिकॉर्ड्स हैव शोन, रिकॉर्ड्स प्लूरल है इसीलिए इसके संग हैव आया, हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आई शोन। इतना सबको क्लियर है? रिकॉर्ड्स ने शो किया कि, क्या शो किया? ये जो घोटाला है, स्कैम है, हैज बीन गोइंग ऑन, स्कैम सिंगुलर है इसके लिए हैज आया, और चल रहा है काफी समय से तो हैज बीन गोइंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लग गया। ऑन मतलब गो ऑन, आपने एक वर्ब देखी होगी इंग्लिश स्पोकन में भी और ग्रामर में भी। गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, किसी भी चीज का कंटिन्यू रहना। हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एट लीस्ट 10 years। हम सभी जानते हैं कि फॉर और सिंस के साथ जब टाइम दे रखा होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, और इसीलिए हैज बीन गोइंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो भाई मेरे अंदाज से तो इसमें आंसर होना चाहिए नो इंप्रूवमेंट। और क्यों होगा नो इंप्रूवमेंट? What is the reason behind it? केवल सिंपल सा रीजन है इसका कि सेंटेंस ऑलरेडी आपको क्या दिखा रहा है? टाइम दिखा रहा है। यहां पे went on past indefinite, had gone on senseless, has been gone on वाहियात, और has been going upon ओहो नेस नाबूद कर दिया। नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट ही होगा भैया, क्योंकि वो सही है। सॉरी, मैं नो इंप्रूवमेंट को हल्के में ले लेता हूं जो कि गलत है। तो दोस्तों ई इज द राइट आंसर, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट है। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, फ्रॉम लास्ट 2 or 3 days थोड़ा तबीयत चरमरा गई है मौसम से, लेकिन दोस्तों लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि जंग है हमारी, तो भाई कमजोर पड़ने का काम नहीं है। बहादुर वीर तुम बड़े ही चलो। तो सेकंड क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। हमने क्यों इसको वैसे का वैसा रखे रहने दिया? क्योंकि टाइम दे रखा है फॉर के साथ, तो जहां टाइम सिंस और फॉर के संग दे रखा होता है वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, जो कि सही है। नंबर 3 आ जाओ। दे वुड हैव बीन एप्रिशिएटेड, पढ़ते ही मालूम पड़ रहा है कि वुड हैव बीन एप्रिशिएटेड, ये पैसिव वॉइस है। मोडाल के साथ बीन आ जाना और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिखाता है पैसिव वॉइस को। तो दे वुड हैव बीन एप्रिशिएटेड मतलब उन्हें एप्रिशिएट किया गया, योर एफर्ट्स, तुम्हारे एफर्ट्स, उन्हें एप्रिशिएट किया गया तुम्हारे एफर्ट्स, जबकि होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे एफर्ट्स को एप्रिशिएट किया। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था, लेकिन ये लिखा हुआ है पैसिव में, और पैसिव में मीनिंग गलत निकाल रहा है। फिर से रिपीट करूंगा आप सबके लिए। दे वुड हैव बीन एप्रिशिएटेड, उन्होंने तुम्हारे, सॉरी उन्हें एप्रिशिएट किया गया तुम्हारे प्रयत्न, तुम्हारे एफर्ट्स, इफ यू हैड इन्फॉर्म देम, यदि तुमने उन्हें इन्फॉर्म किया होता। तो सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा। तो सेंटेंस का सेंस कब बनेगा? दे वुड हैव एप्रिशिएटेड, यदि यहां से मैं बीन को हटा दूं, उन्होंने तुम्हारे एफर्ट्स को एप्रिशिएट किया होता, योर एफर्ट्स, तुम्हारे प्रयत्नों को, यदि इफ यू हैड इन्फॉर्म देम, तुमने उन्हें इन्फॉर्म किया होता। तो हम एक्टिव वॉइस में लिख लेंगे, बीन हटा देंगे, राइट? तो देखेंगे वुड हैव एप्रिशिएटेड कहीं है भैया, ए में ही दे रखा है वुड हैव एप्रिशिएटेड, आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम सारे ऑप्शन इसलिए देखेंगे कि हमें ग्रामर और मजबूत करनी है, देखना है कि क्या कोई ऐसा कोना बसता है, क्या कोई ऐसा लूप होल है कि हम कोई और ऑप्शन भी चूज कर सकें। तो भैया वुड हैव एप्रिशिएटेड पैसिव वॉइस, सॉरी ये है तो एक्टिव, वुड हैव एप्रिशिएटेड, लेकिन आप यहां पे क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एप्रिशिएटेड ऑफ का कोई सेंस नहीं जाएगा। एप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स, मतलब बात यही है वुड हैव एप्रिशिएटेड, लेकिन यहां पे ऑफ का यूज कर दिया गया जबरदस्ती। वुड बी एप्रिशिएटेड पैसिव वॉइस फिर बना दिया गया, गलत है। वुड हैव बीन और वुड बी ये दोनों ही पैसिव वॉइस के एग्जांपल होते हैं। शुड हैव बीन एप्रिशिएटेड ये भी पैसिव वॉइस बना रहे हो, जबरदस्ती, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। सो वन एंड ओनली ए इज द राइट आंसर। नंबर 4 आ जाओ। He took a longer time to read the text for he wanted to go about it carefully। बहुत ही बेसिक है, 7th 8th 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। किसी भी चीज को आप जब पूरा पढ़ लेते हैं तो आप इसे गो अबाउट नहीं कहते, आप इसे गो थ्रू कहते हैं। आपकी मैम, आपके सर आपसे कहते होंगे कि भाई तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ लेना है, यू हैव टू गो थ्रू दिस वन केयरफुली, यू हैव टू गो थ्रू दिस वन केयरफुली, राइट? आपको मैम कहती होंगी आपकी जीए वाली कि भाई जो मैंने नोट्स कराए हैं और जो मैंने पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई हैं वाईटी चैनल पे, आपको सारे के सारे गो थ्रू कर लेने हैं। तो गो थ्रू का मतलब संपूर्ण पढ़ लेना, गो अबाउट का कोई मतलब नहीं होता। तो गो अबाउट के प्लेस पे गो थ्रू होना चाहिए। ही टुक अ लॉन्गर टाइम, उसने लंबा समय लिया रीड करने में, पढ़ने में उस मैसेज को, फॉर जिसके लिए वो चाहता था उसे बहुत अच्छे से करना, उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहता था। तो ही गो थ्रू इट केयरफुली। तो ही वांटेड टू गो थ्रू इट, कहीं है गो थ्रू इट केयरफुली, जी हां बी में दे रखा है। गो अबाउट गलत है, गो एट गलत है, गो थ्रू इट हर्डली, हर्डली का कोई सेंस नहीं लगेगा, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। सो यू हैव वन एंड ओनली ऑप्शन बी एंड दैट इज ऑल अबाउट। So why did we choose go through? Because the meaning of go through is
टू कंप्लीट, टू थॉरोली गो थ्रू समथिंग, किसी भी चीज को संपूर्ण भाव, संपूर्ण रूप से पढ़ लेना। ठीक है, आई होप दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट। बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करते चलें, साथ ही साथ, क्योंकि मुझे भी एप्रिसिएशन की जरूरत है, और वो कैसे मिलेगा? जितने ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करेंगे और इसे लाइक करेंगे। ठीक है, सो नहीं किया तो प्लीज कर दें। नंबर 5 पे आ जाए। ही वोंट टेल यू हिज प्रॉब्लम, ही वोंट टेल यू, वो नहीं बताएगा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को, अनलेस, जब तक कि यू एग्री ऑफ हेल्पिंग हिम। ये प्रेपोजिशन का एरर है। प्रेपोजिशन में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर, जो कि पर्टिकुलर प्रेपोजिशन लेते हैं। एग्री के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते। एग्री बच्चों हमेशा क्या लेता है? टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आईएनजी नहीं आएगा, एग्री टू हेल्प हिम होना चाहिए। तो फिर से देख लेंगे। ही वोंट टेल यू, वो तुम्हें नहीं बताएगा अपनी समस्या को, हिज प्रॉब्लम, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक कि तुम सहमत नहीं हो जाते उसे सहायता करने के लिए। सो एग्री टू हेल्प कहीं दे रखा है? जी हां, सी में दे रखा है एग्री टू हेल्प। डू नॉट एग्री, अनलेस के संग दोस्तों कभी ध्यान रखिए, अनलेस खुद में एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये कभी भी एक नेगेटिव नहीं लेगा। अनलेस नेगेटिव है तो डू नॉट नहीं आ सकता। अग्री फॉर होगा नहीं, डू नॉट अगेन वही वाली बात, नेगेटिव आएगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, तो सी जो है वो आपके लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है। नंबर 6, इट वॉज सो डार्क, काफी डार्क था, काफी क्या था? काफी अंधेरा था। ओके, ठीक है। इट वॉज सो डार्क, काफी अंधेरा था, दैट द चिल्ड्रन वर टेरिबली फ्राइटेंड, कि बच्चे जो थे, इट वॉज सो डार्क, इतना अंधेरा था कि भैया बच्चे जो थे वह टेरिबली फ्राइटेंड, बच्चे बड़े मतलब भयानक रूप से क्या डरे हुए थे। भयानक रूप से मतलब मैंने भयानक यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया, मतलब बच्चे डरे हुए थे। देखिए दो चीजें होती हैं हिंदी में, एक होता है डरना, मतलब डरा हुआ होना, और एक होता है डरावना। जैसे मैं कहूं तुम बड़े डरावने हो यार, तो तुम बड़े डरावने हो, इसका मतलब होगा कि तुमसे लोग डरते हो, तुम इतने डरावने से दिखते हो, तुम नहीं डर रहे हो, तुम डरावने हो। और एक ये है कि भाई तुम डरावने नहीं हो, तुम डरे हुए हो, मतलब कोई चीज तुम्हें डरा रही है, तुम डर रहे हो। तो यहां पे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा जो कि आप सबको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि एक वर्ड होता है FRIGHTENED, फ्राइटेंड, और एक वर्ड होता है दोस्तों FRIGHTENING। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये पता नहीं होगा और काफी होंगे जिनको पता होगा। दोनों के लिए क्लैपिंग, क्या आप समझेंगे इसको? फ्राइटेंड और फ्राइटनिंग देखने में एक से लगते हैं, लेकिन दोनों ही वर्डों की मीनिंग अलग है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ होना, जी हां एग्जैक्टली, इट इज फॉर अ पर्सन, एक व्यक्ति विशेष जो डरा हुआ है। ठीक है, फॉर अ पर्सन फ्राइटेंड। फ्राइटनिंग जो होता है वो होता है डरावना, जैसे कोई जगह है वो डरावनी है, आप उस कमरे में नहीं जाते जिसमें आप मम्मी ने मना किया कि इस कमरे को मत खोल लेना गलती से भी, इसमें सांकर लगी हुई है, इसमें ताला लगा हुआ है, इसको मत खोल लेना। क्यों? क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ है, वो डरावनी साइट है। ठीक है, जंगल डरावने लगते हैं रात में, तो वो फ्राइटनिंग लगते हैं, लेकिन हम डरे हुए होते हैं तो हम फ्राइटेंड हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं जैसे शी वॉज फ्राइटनिंग या शी वॉज फ्राइटेंड, वो डरावनी नहीं, शी वॉज फ्राइटेंड, वो डरी हुई थी। व्हेन आई टोल्ड द रियलिटी ऑफ द एग्जाम, जब मैंने एग्जाम की रियलिटी उसे बताई तो वो डरी हुई थी, तो शी वॉज फ्राइटेंड। ऐसा ही यहां पे था, इट वॉज सो डार्क, बहुत अंधेरा था, और इतना अंधेरा था, सो का मतलब बहुत नहीं होगा, यहां पे सो का मतलब इतने से होता है। सो यदि अकेला आता है तो वेरी का काम करता है, लेकिन सो यदि दैट के संग आ जाए तो इसका मतलब होता है इतना की। इट वॉज सो डार्क, इतना अंधेरा था कि बच्चे जो थे वर टेरिबली फ्राइटेंड, बच्चे बड़े डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फ्राइटेंड यहां पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई दोस्तों एडवर्ब कर रहा है, तो टेरिबली एडवर्ब है इसीलिए, और फ्राइटेंड सही है, इसीलिए यहां पे नो इंप्रूवमेंट जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रख लें। नो इंप्रूवमेंट इज द वेरी राइट आंसर। आप करें हैड टेरिबली फ्राइटेंड, बिल्कुल सेंसलेस है, हैड नहीं आएगा, वर के संग, पैसिव वॉइस नहीं है ये, वेर के संग फ्राइटेंड लगा हुआ है, क्या? और फ्राइटेंड क्या है यहां पे? एडजेक्टिव। यहां आप हैड के संग फ्राइटेंड लगा रहे हैं, तो भैया सबसे पहले बात तो आप समझिए कि टेरिबल है, यहां पे एडवर्ब आना चाहिए। दूसरा एडजेक्टिव हमें यूज करना है फ्राइटेंड, यहां हैड के संग थर्ड फॉर्म आप वर्ब यूज कर रहे हैं, तो दोनों सेंस से गलत है। वर टेरिबली फ्राइटनिंग, आप कंटिन्यूअस टेंस क्यों लगा रहे हैं? सेंसलेस हो जाएगा। वर टेरिबली फ्राइटेंड, पैसिव वॉइस मत बनाइए इसको। वर टेरिबल, आपने फिर वही टेरिबल लगा दिया, टेरिबल नहीं लगेगा, टेरिबली होना चाहिए क्योंकि एडवर्ब चाहिए। हैड बीन टेरिबल फ्राइटनिंग, आपने हैड बीन आईएनजी लगा दिया,
वर्ब नहीं बनानी हमें इसे, नो इंप्रूवमेंट सही है, जो कि सेंस का सेंस लगा रहा है। ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिएगा जो आपके लिए जरूरी है। नंबर 7 ने कहा बच्चों, ही हैड अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज साउंड ऑफ द वेव्स। ही हैड अफ्रेड ऑफ, हैड के संग हम सभी जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और या फिर हैड रखने के लिए होता है, तो यहां पे हैड रखने के लिए तो यूज हुआ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं अफ्रेड, तो हैड यहां पे वर्ड गलत है। वो डरा हुआ था, ही हैड अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज साउंड, उस अजनबी साउंड से, उस अजीब से साउंड से, ऑफ द वेव्स, जो लहरों का था, तो वो डरा हुआ था। इसकी इंग्लिश ही हैड नहीं आनी चाहिए, ही वॉज आनी चाहिए बच्चों। तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ कहीं दे रखा है, जी हां प्यारे प्यारे बच्चों, ए में दे रखा है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, हैड बीन अफ्रेड एट, वॉज अफ्रेड बाय नहीं लेता, कभी भी गलत है, हैड अफ्रेड बाय सेंसलेस, नो इंप्रूवमेंट गलत है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ। पहली बात कि अफ्रेड अपने संग ऑफ लेता है, दूसरी बात अफ्रेड कोई वर्ब नहीं है, तो यहां पे वॉज आ रहा है, हैड के संग में वर्ब चाहिए, लेकिन वॉज के संग एडजेक्टिव काम कर जाएगा, डरा, डरना, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, वो डरा हुआ था किससे, स्ट्रेंज साउंड से, तो ही वॉज अफ्रेड, तो यहां पे आप वॉज के संग अफ्रेड लगाएंगे, न कि हैड के साथ। चलिए नंबर 8 ने कहा, द स्टोलन गन वॉज फाउंड लेइंग अंडर द बनियान ट्री। ये बनियान ट्री नहीं है, इसको बनियान मत पढ़िएगा, बचपन में मैं भी ऐसी गलती करता था, बनियान पढ़ दिया एक दिन, तो ये है बनियान ट्री, बरगद का पेड़, सभी लोग जानते हैं। स्टोलन यहां पे एडजेक्टिव है क्योंकि गन नाउन है, एवरीबॉडी नोस गन नाउन है, तो स्टोलन क्या हो गया बच्चों, स्टोलन एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई, एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो एडजेक्टिव है। स्टोलन गन, चुराई हुई जो बंदूक है वो पाई गई थी, कहां पड़ी हुई थी, अंडर बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन आपको मालूम है कि ले का मतलब होता है लेटा हुआ होना, आपके पिता लेटे हुए हैं तो योर फादर इज लेइंग, और पिताजी पड़े हुए तो पिताजी पड़े नहीं रहते, कोई वस्तु थोड़ी ना है, कोई सामान जो है वो लेटा हुआ नहीं होता, सामान पड़ा हुआ है जमीन पर, सो क्या कहेंगे, द थिंग्स वर लाइंग ऑन द फ्लोर। लाई मतलब पड़ा हुआ होना और ले मतलब लेटा होना, तो यहां पे हम गन की बात कर रहे हैं, तो गन तो लेटेगी नहीं, पड़ी होगी, तो पड़े होने के लिए ले का यूज नहीं करेंगे, लाइंग करेंगे, तो हैड फाउंड लेइंग गलत है, हैड फाइंडिंग लाइंग सेंसलेस बन गया, वॉज फाउंड लाइंग, हाँ ये हो सकता है, द स्टोलन गन वॉज फाउंड लाइंग, क्योंकि लाइंग मतलब पड़ा हुआ होना होता है, इसीलिए दोस्तों बी ऑप्शन सही है। डी ने कहा इज फाउंड लाइंग प्रेजेंट में नहीं आएगा, और नो इंप्रूवमेंट गलत है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट है तो पास्ट में बदलेगा। द स्टोलन गन वाज फाउंड लाइंग, स्टोलन गन चुराई हुई जो बंदूक थी वो पड़ी हुई पाई गई, कहां पे, अंडर द बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, चलो नंबर 9 ने कहा दे हैड बीन टेकिंग द सेम मेडिसिन, वो ले रहे थे सेम मेडिसिन को फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 सालों से। कभी भी ध्यान रखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब भी यूज करेंगे जब सेंटेंस में ऑलरेडी कहीं पास्ट टेंस दे रखा हो, इस सेंटेंस में कहीं भी पास्ट टेंस नहीं दे रखा, तो बजाय इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के यूज करने के आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज करें, क्योंकि कह रहा है फॉर द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों से कोई काम अभी भी कंटिन्यू है ना, तो यहां पे दे हैड बीन के प्लेस पे अच्छा होता आप लगाते दे हैव बीन टेकन, तो हैव टेक गलत है, हैड बीन टेकिंग सेंसलेस बन गया, हैव बीन टेकिंग, जी हां बी सही हो जाएगा, वेर टेकिंग नहीं आएगा क्योंकि टाइम दे रखा है, नो इंप्रूवमेंट आएगा नहीं, तो यहां पे बी ऑप्शन आना चाहिए, दे हैव बीन टेकिंग, वो ले रहे हैं सेम, बिल्कुल वही मेडिसिन पिछले 3 सालों से। ठीक, नंबर 10 द लैडर विल बी कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है दोस्तों फॉल, आप सभी जानते हैं फॉल मतलब गिरना, और कोलाइड का मतलब होता है बुम, टक्कर मार देना, कोलाइड ईच अदर, एक दूसरे टक्कर खा गए, और कोलैप्स गिरना, द लैडर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स, यदि तुम दोनों हाथों से दीवार पे धक्का मारोगे तो सीढ़ी जो है, लैडर जो है वो गिर जाएगी, लेकिन ये तो विल बी कोलैप्स है, विल बी के संग थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, और थर्ड फॉर्म लगा भी दी हमने तो भी गलत है, सेंसलेस हो जाएगा, सेंटेंस होना चाहिए द लैडर विल कोलैप्स, इसका मतलब है कि लैडर गिर जाएगी, द लैडर विल कोलैप्स, इसका मतलब होता है लैडर गिर जाएगी, द लैडर विल कोलैप्स। ठीक है, तो लैडर विल कोलैप्स, ए इज द राइट आंसर। विल हैव कोलैप्स्ड, विल हैव कोलैप्स का मतलब है कि लैडर गिर चुकी होगी, गिर चुकी होगी का सेंस यहां पे क्यों लगा रहे हो भाई, सेंसलेस है, विल हैव बीन कोलैप्सिंग, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं लगेगा, शुड कोलैप्स्ड, शुड के संग थर्ड फॉर्म बिल्कुल गलत है, ग्रामर, नो इंप्रूवमेंट आएगा नहीं, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा एंड दैट इज ए।
कहीं कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। सेनेस ने कहा द लैडर विल कोलैप्स, लैडर जो है वो गिर जाएगी यदि, इफ तुम पुश करोगे वॉल को दोनों हाथों से। ठीक है, कोलैप्स मतलब गिरना। आई टोल्ड हिम क्लियरली, मैंने उसे बहुत ही साफ साफ कहा। टोल्ड यहां पे वर्ब है, आप सभी जानते हैं, और वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, इसीलिए क्लियरली जो है बच्चों वो एडवर्ब है। तो मैंने उसे क्लियरली क्या कहा, दैट कि ही हैड नॉट ऑट टू। मोडाल के साथ वर्ब आती है, ना कि वर्ब के संग मोडाल आता है। संसार में, यूनिवर्स में ऐसी इंग्लिश कभी नहीं हुई कि किसी वर्ब के संग कोई मोडाल आता हो। मोडाल मतलब कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, इनके साथ तो वर्ब आ सकती है हैव, लेकिन हैव के संग मोडाल आना ऑट या माइट या कैन ऐसा नहीं हो सकता। तो ये उल्टा हो गया, यहां पे हैड के संग राइटर ने ऑट यूज कर दिया, जबकि ऑट पहले यूज होना चाहिए था और हैड बाद में। लेकिन अब हैड बाद में नहीं हो सकता क्योंकि ऑट के संग कभी हैड नहीं होता। किसी भी मोडाल के संग हम केवल हैव यूज करते हैं। इसको कंठस्थ कर लीजिए, मोडाल प्लस हैव हो सकता है, मोडाल प्लस हैव, लेकिन मोडाल प्लस हैड नहीं हो सकता। तो सेंस होना चाहिए था आई टोल्ड हिम क्लियरली, मैंने उससे क्लियरली कहा कि ही ऑट नॉट टू हैव, he ought not to have do that anymore. वैसे यहां पे दोस्तों ये डू जो है ना, ये भी ब्लू होना चाहिए था क्योंकि हैव के संग फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। ये थोड़ा गलत हो गया, यहां पे इतने में ब्लू नहीं आएगा, ये भी ब्लू पार्ट होना चाहिए क्योंकि ought not to के बाद आपने हैव लगाया तो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा तो डन होना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, ought के संग हैज नहीं आएगा, गलत है। हैज के संग वर्ब के संग ought नहीं आएगा, ये भी गलत है, अभी मैंने आपको बताया। ought not to have done, जी हां, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ought not done, मोडाल के संग कभी थर्ड फॉर्म आती नहीं है, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, तो बी होगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई टोल्ड हिम क्लियरली, मैंने उससे बहुत ही साफ साफ कहा कि ही ought not to have done, उसे ये नहीं करना चाहिए था that to me, मेरे साथ, मतलब उसने जो मेरे संग किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए नंबर 12, हैविंग हैड इन द फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज में होने पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फॉर का मतलब बच्चे लेते हैं के लिए, लेकिन दोस्तों जब समय के साथ आ जाए फॉर तो उसका मतलब होता है से। ठीक है, सिंस और फॉर। तो लंबे समय से फॉरेन सर्विसेज में होने पर मिस्टर वर्मा जो है हैज मैट, वो मिले बहुत सारी प्रमुख, प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस पर्सनैलिटीज से। ठीक है, तो हैविंग हैड का मतलब तो रखना होता है, लेकिन सेंटेंस में कह रहा है होने पर। होने की इंग्लिश हैविंग हैड नहीं होती, होने की इंग्लिश होती है हैविंग बीन। जी हां, एग्जैक्टली, ये ध्यान रखें, इस बात को अपने अपने पल्लुओं से बांध लें। हैविंग बीन का मतलब होता है होने पर। क्या कहीं दे रखा है हैड बीन, गलत है। हैविंग बीन सी में दे रखा है, केवल हैविंग गलत है। ही हैज बीन रॉन्ग है, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, सी ऑप्शन सही है। हैविंग बीन, बीन का मतलब होता है होना और पर की इंग्लिश होती है हैविंग। तो फॉरेन सर्विसेज में होने पर लंबे समय से मिस्टर वर्मा जो है वो बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज से मैट किया मिले। ठीक है, नंबर 13, सौरभ वुड हैव बीन लुक्ड स्मार्ट। वाह, माशा अल्लाह मीन है भैया, सुहान अल्लाह। वुड हैव बीन लुक्ड का मतलब हो गया दिखाया जाना किसी को। आप पैसिव वॉइस में क्यों बना रहे हैं, वुड हैव के संग बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म, ये तो आपने मतलब बना दिया कि सौरभ को दिखाया गया स्मार्ट ट्रेडिशनल क्लोथ्स में। सौरभ कोई डमी था क्या जो कि दुकानों के बाहर लगी रहती है? सौरभ को उठाया और कहा भैया सौरभ आजा, बड़ा ही खूबसूरत दिखाया गया है सौरभ को? नहीं, सौरभ ने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने तब वो बहुत अच्छा दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए था। सौरभ वुड हैव लुक्ड स्मार्ट, वुड हैव बीन के प्लेस पे सौरभ वुड हैव लुक्ड स्मार्ट। सौरभ बहुत ही स्मार्ट दिखाई दिया परंपरागत क्लोथ्स में। ट्रेडिशनल यहां पे एडजेक्टिव है, क्लोथ्स के लिए आया, क्लोथ्स नाउन है। ठीक है, तो वुड हैव लुक्ड कहीं दे रखा है? जी हां, एग्जैक्टली, नंबर 1 में ही दे रखा है ए। वॉज लुक्ड नहीं आएगा, हैड लुकिंग सेंसलेस है, वुड बी लुक्ड है, नो इंप्रूवमेंट, गलत। सो ए इज वन एंड ओनली राइट आंसर। आई होप दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट, राइट? चलो, नंबर 14 ने कहा मोहम्मद अनवर राशिद, एमडी मतलब मोहम्मद अनवर राशिद हैड ऑक्यूपाइंग। ये हैड के संग भैया आईएनजी कब से आने लग गया? हैड के संग कभी भी आईएनजी नहीं आता, या तो बीन लगा के आईएनजी आएगा और या फिर हैड के संग थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये तो सेंसलेस हुआ कहीं ना कहीं। मिस्टर अनवर हैड ऑक्यूपाइंग दिस हाउस फॉर ओवर 25 ईयर्स। कब से भैया? 25 सालों से मोहम्मद अनवर राशिद ने इस घर को ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड हैज टू इंटेंशन ऑफ वैकेंटिंग इट नाउ, और अब उनकी इरादा क्या है, उनकी इंटेंशन ये है कि वो इसे अब खाली करना चाहते हैं। तो हैड ऑक्यूपाइंग के प्लेस पे होना चाहिए था मोहम्मद अनवर राशिद हैज बीन ऑक्यूपाइंग,
या हैड बीन ऑक्यूपाइंग। तो विल ऑक्यूपाई, इज ऑक्यूपाइंग, वॉज टू ऑक्यूपाई गलत है, हैज बीन ऑक्यूपाइंग इज द ओनली राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद अनवर राशिद हैज बीन ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाई कर रखा है एक घर फॉर ओवर 25 ईयर्स। फॉर का मतलब क्या है बच्चों? से, जैसा कि मैंने आपको बताया ये फॉर टाइम के लिए आ रहा है, नो इंप्रूवमेंट आएगा नहीं, ठीक है। एंड द लास्ट फॉर टुडे, ही हैज कुक्ड दैट मील, उसने वो खाना बनाया सो ऑफन, ही हैज कुक्ड दैट मील सो ऑफन, उसने वो खाना इतनी बार बनाया, ही हैज कुक्ड दैट मील सो ऑफन, ही कैन डू इट, यहां पे दैट मिसिंग है, के यहां पे दैट होना चाहिए था, ये थोड़ा गड़बड़ है। उसने वो खाना इतनी बार बनाया, ही हैज कुक्ड दैट मील सो ऑफन दैट ही कैन डू इट, कि वो इसे कर सकता है विद हिज आईज क्लोज्ड, अपनी बंद आंखों से बना सकता है। जी हां, एग्जैक्टली आप लोगों को, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे यार कि क्लोज्ड आई होना चाहिए था, आईज क्लोज्ड क्या है, लेकिन सही फ्रेज जो है वो है आईज क्लोज्ड। जी हां, जस्ट प्लीज हैव इट इन योर माइंड, हैव इट इन योर, हैव इट इनसाइड यू, राइट। इसको अपने दिमाग में रख लें, अपने अंदर रख लें। आईज क्लोज्ड एक फ्रेज है, तो इसीलिए यहां पे नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हैंड्स फुल, माइंड ब्लैंक, आईज क्लोज और हैंड्स क्लोज गलत है। यदि यहां पे होता क्लोज्ड आईज तो ये भी गलत होता। वैसे क्लोज्ड आई का मतलब भी यही होता है, लेकिन इसमें बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस है। बताऊं? पक्का समझ में आ जाएगा? चलो मुझे बताना कि कितनों को समझ में आया। देखो, आईज क्लोज्ड ग्रामेटिकली सही है और क्लोज्ड आई भी ग्रामेटिकली सही है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत ही तकनीकी तौर पे, सूक्ष्म तौर पे देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो आप जान जाएंगे क्या डिफरेंस है। सेनेस ने कहा ही हैज कुक्ड दैट मील सो ऑफन, उसने वो खाना इतनी बार बनाया कि दैट ही कैन डू इट, वो इसे बना सकता है, वो इसे कर सकता है विद हिज आईज क्लोज्ड, मतलब वो आंखें बंद करके भी इसको बना सकता है। वो आंखें बंद करके भी, मतलब मेरी आंखें खुली हैं, मेरी आंखें खुली हैं, लेकिन तुम मुझसे कहोगे कि भैया ये खाना मतलब बनाओ, ये खाना बनाओ क्योंकि तुम तो इसमें बड़े एक्सपर्ट हो और ये इतना अच्छा बनना चाहिए कि मजा आ जाए, लेकिन तुम्हें देखना नहीं है, तो वो आंखें बंद करके बना सकता है इसको। ये तो हो गया बंद आंखों से नहीं, आंखें बंद करके। लेकिन मैंने भी यहां लिखा होता है क्लोज्ड आई, तो क्लोज्ड आई का मतलब है कि इंटेंशनली बंद आंखों से। तो क्लोज्ड आई का मतलब इंटेंशनली आपकी आंखें बंद हैं और आप बना रहे हैं, लेकिन आईज क्लोज का मतलब क्या है कि जानबूझ के आपने आंखें बंद की हैं, राइट। और जानबूझ के मतलब क्यों? क्योंकि आपको प्रूव करना है कि भाई मैं खाना अच्छा बना सकता हूं, राइट, मैं इतना एक्सपर्ट हूं। ये डिफरेंस है। क्लोज्ड आई मतलब हाँ ठीक है, बंद आंखें से आपने बना दिया, किसी ने आपसे कहा नहीं। आईज क्लोज का मतलब आप एक्सपर्ट हैं, आपने अपनी एक्सपर्टाइज दिखाने के लिए आंखें बंद की हैं। सो दोस्तों, इसीलिए यहां पे नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बताया आपको आईज क्लोज एक फ्रेज है, इसको लिख लेंगे जो कि अपने आप में सही है। मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मेरे कितने दोस्त हैं जिनको ये बात मेरी समझ में आई, ठीक है। सो ये था 15। थैंक यू फॉर टुडे, आई होप दैट एवरीबडी गॉट माय पॉइंट। सभी को मेरी बात बहुत 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 अच्छी समझ में आई होगी। यही समझ में आई है तो मुझे प्लीज जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, और इसी तरह प्यार बांटते चलें, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू मिस मी, और वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को रिवाइंड करके देखें एक बार, यदि कोई चीज नहीं समझ में आई है तो उसको आप समझें, अदरवाइज मुझसे क्वेश्चन पूछें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में अगेन एक नए लेसन के साथ, कुछ नई ग्रामेटिकल चीजों के साथ। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को, बट स्टिल इफ यू हैव एनी फीडबैक, सो डोंट ट्राई टू हैव एनी ब्लास्ट, प्लीज लीव ओवर देयर ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। नमस्कार।